बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम थोड़ा सा स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं रेकोडेक के ऊपर। अब ये रेकोडेक माइनिंग वगैरह ये तमाम तर चीजें कैसे चल रही हैं और इसके ऊपर पाकिस्तान ने एक तरह की पेमेंट वगैरह भी कर दी है एक कंपनी को जो कि फॉरेन की कंपनी है और वो माइनिंग में स्पेशलाइजेशन रखती है, जिसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर आएगी, 6 साल माइनिंग करेगी, 6 साल के बाद हमें बताएगी कि यहाँ से क्या कुछ निकलने वाला है। उसके बाद वहां से जाकर माइनिंग प्रोडक्ट्स वगैरह निकालेगी और फिर 6 साल बाद अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, जो कि होगा आपका कॉपर और थोड़ा बहुत गोल्ड। कॉपर बहुत महंगा मेटल है, ये मोस्टली यूज होता है आपकी वायरिंग में वगैरह में और इस तरह की चीजों में इस्तेमाल होता है, और गोल्ड भी तो आपको पता है कितना महंगा है। तो यहाँ पर गोल्ड और कॉपर दोनों चीजें निकलेंगी। उसके बाद जाकर आपके कुछ अशराफिया के लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, बलोचिस्तान की तकदीर बदल दी जाएगी, और कुछ लोगों ने अपने जहनों के अंदर यहाँ तक पुलाव पका लिया है कि पाकिस्तान की तो तकदीर ही बदल दी जाएगी। अब ये इस तरह के क्लेम्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो तकदीर बदलना, ये जो बार बार बताया जाता है ना तकदीर बदलना है, और बड़ी शैलो अंडरस्टैंडिंग, कोई डीप रिसर्च नहीं, कोई थारो अंडरस्टैंडिंग नहीं, कोई पाकिस्तान की तारीख के बारे में पता नहीं कि पाकिस्तान ने क्या क्या निकाला है अपनी जमीन के अंदर से और उसके नतीजे में हमने क्या हासिल किया है, किस तरह से हमने अपने स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को मिसयूज किया है। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमने कभी प्लानिंग वगैरह नहीं की और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने कभी इसके ऊपर काम भी नहीं किया। सो ये तमाम तर क्लेम्स है जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये माइनिंग का सेक्टर कैसे काम करता है और ये जो फॉरेन कंपनीज आके यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं ये किस तरह की कंपनीज होती हैं, ये सही कंपनीज होती हैं, बुरी कंपनीज होती है, किस तरह की कंपनीज होती हैं। अब ये जो रेकोडेक का फॉर एग्जांपल हमने केस किया हुआ है, इसके मुताबिक यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा 50% वो कंपनी लेगी, 50% स्टेट ऑफ पाकिस्तान को देगी, 50 में से 25% बलोचिस्तान को जाएगा और 25% फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को जाएगा। ये यहाँ की इस तरह से डिवीजन है। अब ये जो 100% जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है ये वो 100% प्रॉफिट होगा, मतलब जो उनका खर्चा वगैरह आएगा, जो उनकी मतलब यहाँ पर मेहनत मजदूरी लगेगी, वो सारा कुछ काट के बकाया जो प्रॉफिट बचेगा वो सारा का सारा मतलब यूं डिस्ट्रीब्यूट वगैरह होगा कि 50% वो लेंगे, 25% हम बलोचिस्तान को देंगे, 25% फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान लेगी, इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर ये माइनिंग कंपनियां भी बड़ी चालाक होती है। ये जो फॉरेन कंपनियां होती है ना ये बड़ी चालाक होती है। पाकिस्तान ने 3-4 कंपनियों के साथ मुआहदे किए थे बदीन में से पेट्रोल वगैरह निकालने के हवाले से, और भी यहाँ पर बहुत सारे गैस के प्रोजेक्ट वगैरह थे जो हमने किए थे। उल्टा पता है इन कंपनियों ने क्या किया, हमारे यहाँ पर आकर हमसे एग्रीमेंट साइन करवा लिया, कुछ इनिशियल पेमेंट्स वगैरह दे दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम 1 साल के अंदर यहाँ से ये सब कुछ मशीनरी वगैरह लगा लेंगे और यहाँ से पेट्रोल वगैरह निकालना शुरू कर देंगे। उल्टा जाकर इंडिया के साथ डील वगैरह कर ली कि हम बदीन वगैरह से पेट्रोल वगैरह नहीं निकालते और आप अपने परली तरफ वाले हिस्से से, जो बदीन के अपोजिट साइड इंडिया वाला हिस्सा है, वहां से जाकर पेट्रोल वगैरह निकाल लीजिए, सेम मिनरल रिजर्व है नीचे भी, और आप हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह दे दीजिएगा, और बाकी ये जो माइनिंग वगैरह है यहाँ पर पेट्रोलियम की वगैरह नहीं करते। मतलब एक तरह से हमें इनिशियल पेमेंट दे दी कि हम यहाँ पर मशीनरी वगैरह लगाएंगे और हमें रिजर्व कर दिया कि हाँ आप ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं देंगे, हम यहाँ पर ये सब कुछ करेंगे। दूसरी तरफ इंडिया से वही पैसे ले लिए और इंडिया से प्रॉफिट भी ले लिया और इंडिया को कहा कि पेट्रोल आप वहीं से निकाले, हम इस तरफ से नहीं निकालते, आप वहां से निकाल लीजिए। ये मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के फड्डे होते हैं, ये इनकी चालाकियां वगैरह होती हैं। इसी तरह से आप अपने सुई गैस के सेक्टर को देख लीजिए। सुई गैस जब पाकिस्तान में निकली थी तब भी यही ड्रामे, सारे के सारे ड्रामे यार, हर बार पाकिस्तान में ड्रामे बहुत होते हैं कि पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाएगी, पाकिस्तान के अंदर गैस वगैरह निकली है, पाकिस्तान का ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान देखिएगा दुबई बन गया। यही सीपेक वाला मामला भी आया, फिर यही ड्रामा कि पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाएगी, देखिएगा दुबई बनने वाला है। गवादर पोर्ट वाला मामला आया, गवादर सुपर पावर बना देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की देखिएगा अमेरिका भी हमारे सामने झुकेगा। यही ड्रामे, ये ऐसे ड्रामेबाज हैं हमारी मीडिया के ऊपर, मतलब इनको कोई रियलिटी चेक ही नहीं है, इनको कुछ फैक्ट्स वगैरह का पता ही नहीं है, या हमारी आवाम को इतना बेवकूफ समझते हैं और या इनको बेवकूफ बनाते बनाते खुद इतने बेवकूफ बन गए कि ये सोचते हैं कि ये उल्टी बात भी करेंगे हम लोग मान लेंगे। सो इस तरह के ये ड्रामे वगैरह कर रहे हैं। सुई गैस है जो पाकिस्तान की, ये जितनी भी सुई सदरन कंपनी है, सुई नादरन कंपनी है, इसने जितनी भी गैस वगैरह निकाली है, जरा इनसे पूछिए कि इनके प्रॉफिट किधर गए। मतलब गैस बना के पाकिस्तानी आवाम को बेची, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बेची, रुपये में पैसा कमाया, तो वो पैसा गया किधर, प्रॉफिट किधर गए इसके? प्रॉफिट जी हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को तो थोड़ा बहुत दिया, सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो इन्होंने दे दिया आपकी पाकिस्तान आर्मी को। इसी तरह से पीएसओ वालों ने क्या किया, पीएसओ ने भी तो बहुत ज्यादा ऑयल रिग्स वगैरह बनाए हुए थे ना पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज्यादा पेट्रोलियम माइनिंग वगैरह कर रहे थे ना, तो उनके प्रॉफिट वगैरह किधर गए? सारी एम्प्लॉयमेंट फौजी रिटायरों को दे दी, उसके बाद उसके प्रॉफिट भी फौजियों को दे दिए, फिर ये पैसा किधर गया, कौन खा गया पैसा? इसी तरह से बलोचिस्तान के अंदर माइनिंग सेक्टर के ऊपर पॉलिसी कभी भी नहीं बनने दी। वजह यह कि वहां पर अनऑफिशियली तौर के ऊपर माइनिंग की जाती है, उसको चाइना के अंदर भेजा जाता है और फिर चाइनीज वो चीजें प्रोसेस करके महंगे दामों में दुनिया के अंदर भेजते हैं और हमें उनके
पैसे वगैरह भी नहीं मिलते, हम मतलब उनको कबाड़ी के रेट के ऊपर सामान भेजते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके फौजी करते हैं बलूचिस्तान के अंदर। इसीलिए आप देखते होंगे कि बलूचिस्तान के अंदर कभी भी वो गवर्नमेंट को ठहरने नहीं देते, वो गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज रखते हैं, क्योंकि वहां पर अगर गवर्नमेंट की रेट एस्टेब्लिश हो गई तो वहां पर सारी की सारी चीजें सही तरीके से चलना शुरू करेंगी, जिसकी वजह से ये होगा कि इन फौजियों की स्मगलिंग बंद हो जाएगी। स्मगलिंग बंद होने की वजह से इनके खाने पीने, इनकी अयाशियां बंद हो जाएंगी। सो वहां की जो मिनरल इंडस्ट्री है वो पहले से चल रही है, लेकिन मसला यह कि पाकिस्तानी बुक्स के ऊपर नहीं है, वहां से डायरेक्ट गवादर के ऊपर सामान लोड करके चाइना भेजा जा रहा है, और चाइनीज कंपनियों के साथ अनऑफिशियली तौर के ऊपर पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग मिले हुए हैं। इसी तरह से आप आ जाएं, ये जो आपने बीच में किस्सा सुना होगा गवादर के ऊपर, बड़े बड़े टालर के ऊपर लोगों ने एहतजाज किया हुआ था कि बड़े बड़े टालर यहाँ पर आकर फिशिंग वगैरह ना करें। अब ये बड़े बड़े टालर किसके थे, ये भी तो सोचिए ना कि गवादर के अंदर ये बड़े बड़े टालर लाने की इजाजत किसने दी थी, जो 10-10 किलोमीटर की लंबी नेट बिछा के सारी की सारी मछलियां लेकर चले जाते थे और वहां के मछुआरों को कुछ भी नहीं मिलता था। ये वो टालर थे जो आपकी नेवी ने चाइनीज बिजनेसमैन के साथ डीले की और फिर वहां से पैसे हड़पने की कोशिश की अनऑफिशियली तौर के ऊपर, और ये गवर्नमेंट के बुक्स के ऊपर कभी भी डिक्लेयर वगैरह नहीं किए। जो चीजें ऑफिशियली तौर के ऊपर डिक्लेयर नहीं होती वो आपकी जीडीपी का हिस्सा नहीं बनती, जीडीपी का हिस्सा नहीं बनती तो वो टैक्स कलेक्शन के अंदर नहीं आती। सो ये जो अनऑफिशियल एक्टिविटीज थी पाकिस्तान आर्मी की स्मगलिंग की बलूचिस्तान के हवाले से, इसकी वजह से बलूचिस्तान की इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर सकी, इसकी वजह से बलूचिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं हो सकी। डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चल सका कि वहां पर कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। सो उनका पूरा का पूरा नेटवर्क सब कुछ तबाह कर दिया। अब आते हैं ये जो रेकोडेक की माइनिंग के ऊपर है। एक्चुअली में जो आइडियल कंडीशन है वो ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के अपने बिजनेसमैन, अपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक बिजनेसमैन वो पैसा कलेक्ट करते, रेकोडेक के ऊपर लगाते और उसमें से ये सारा का सारा सोना और तांबा निकालते। आइडियल कंडीशन ये थी। लोग कह रहे हैं यहाँ पर टेक्निकल मसले, माइनिंग में कौन से टेक्निकल मसले होते हैं, माइनिंग तो बाएं हाथ का खेल होती है, माइनिंग बड़ी टेक्निकली तरीके से करनी पड़ती है। हमने साल्ट माइन खेवड़ा की पूरी खोद डाली और ये रेकोडेक वाले पहाड़ नहीं खुदेंगे हमसे, नहीं जी, अलग तरह की मशीनें बनती हैं, वो मशीनें बनती है। अरे जनाब कोई मशीनें की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, स्मेल्टर बनाने के मसले होते हैं, स्मेल्टर वगैरह सब कुछ बन जाता है। इस वक्त ईरानियन ऑयल इंडस्ट्री है, उसके अंदर कोई भी नई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी रशिया से लेकर चला रहे हैं, थोड़ी बहुत चाइना से लेकर चला रहे हैं, वो भी उनको नहीं लेने दी जा रही। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए कि ईरान की ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को जिस तरह का टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड वगैरह चाहिए वो हम नहीं होने देंगे। मतलब चाइना को भी पाबंद कर दिया कि तुम इसे टेक्नोलॉजी नहीं दोगे वरना ये ऑयल प्रोडक्शन बड़े फीजिबल तरीके से करेगा, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो ये भी चाइना नहीं करेगा। इसी तरह से रशिया को भी पाबंद कर दिया कि तुम इसे टेक्नोलॉजी नहीं दोगे। यूरोपियन तो वैसे भी नहीं दे रहे थे, यूरोपियन वैसे दे रहे थे लेकिन अमेरिका के डर की वजह से भाग गए। लेकिन हमारे ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लगी बैठी हैं, हम अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते और चाइनीज से मदद मांगते तो बड़ी आसानी से हम ये सारी का सारा सेक्टर ऑक्यूपाई कर सकते थे। ये जो 50% हम इस बैरूनी कंपनी को दे रहे हैं, ये 50% भी हम रख लेते और उल्टा जो कारोबार के हवाले से जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज पैदा होती, जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते, वो भी सारे के सारे पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर होते, सारी लेबर भी पाकिस्तानी एम्प्लॉयड होती, सारे ऑफिशियल्स भी पाकिस्तानी एम्प्लॉयड होते। थोड़ी बहुत टेक्निकल अगर मदद चाहिए तो वो कंसल्टेंसी फर्म हायर कर सकते थे हम लोग, वो हमें कंसल्ट कर लेती। इंडिया के अंदर तो यही होता है, इंडिया जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है जहां पर उसको मतलब टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह नहीं होती तो वो कंसल्टेंसी हायर कर लेता है और वहां पर वो सारे के सारे चीजें कर लेता है। अब इंडिया के ये जो स्पेस प्रोग्राम है, इंडिया को पहले रॉकेट बनाना नहीं आ रहा था, इंडिया ने बड़ी कोशिश की, सब कुछ किया, रॉकेट नहीं बन रहा था। फिर उन्होंने यूरोपियन साइंटिस्ट से ताल्लुकात बनाए और फिर वो सारे के सारे लेकर आए और अब वो रॉकेट बना रहे हैं और तकरीबन 200 से 300 सैटेलाइट एक रॉकेट के अंदर डालकर स्पेस में पहुंचा रहे हैं और अपना सैटेलाइट नेटवर्क बना रहे पूरी दुनिया के ऊपर। सो ये वो चीजें होती है जो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली हासिल करते हैं। यहाँ पर उल्टा ही चल रहा है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं रेकोडेक का मामला हल हो गया। ये एक्चुअली में आइडियल कंडीशन नहीं है। मसला ये कि हमें $9 बिलियन देने पड़ जाते जिसकी वजह से हमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े, वरना जो आइडियल कंडीशन ये होती है कि इस माइनिंग सेक्टर के ऊपर सारे के सारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दे, जो कि हमने नहीं किए। ये वो चीजें होती है जिसके लिए आप अपनी अशराफिया को पैसे देते हैं, आप अपनी अशराफिया को दौलतमंद रखते हैं, क्योंकि आपकी अशराफिया के पास जब पैसे होंगे तो वो इस तरह के सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगी जो हाई रिस्क की सेक्टर होते हैं, जहां पर एक नॉर्मल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए तो आप अपनी अशराफिया वगैरह बनाते हैं। ये जो टाटा अंबानी इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, इनको मोदी क्या करता है, इनको पैसे बनवाता है, इनको मदद करता है कि तुम लोग पैसे बनाओ और ज्यादा पैसे बनाओ। उसके बाद मोदी ने कहता है कि ये जो तुमने ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाए हैं इनको अब इन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करो, जहां पर जो रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो यहाँ पर इस सेक्टर को डेवलप करना है, तुम्हें यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो वो मोदी की भी मदद करते हैं, मोदी इनकी भी मदद करता है। इसी तरह से रियासत का कारोबार वगैरह चलता है, जहां पर उल्टी गंगा बह रही है और लोग सेलिब्रेट करें। यहाँ पर हर चीज जो होती है ना, छोटे से छोटी चीज होती है ना, कोई गोरा मिल जाए इनको सड़क के ऊपर, बस पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म चढ़ गया। अरे यार ये गोरे आते जाते रहते हैं, कैसा टूरिज्म चढ़ गया। हमारी
हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा मसले हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम संभालेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ पर जो भी बिजनेस कम्युनिटी है वो पैसे बनाती है तो वो मुल्क से बाहर लेकर जाती है, वो यहाँ पर री इन्वेस्ट नहीं करने के बारे में सोचती, वो इस तरह के बिजनेस अलायंसेस या ग्रुप्स बनाने के बारे में नहीं सोचती जो कि पाकिस्तान के अंदर री इन्वेस्ट कर सके। मैं आपको एक और मिसाल देकर समझाता हूँ। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी ना, तो ईरानियन बादशाह था, उसने कहा था कि हम अपनी कंपनीज को खोल रहे हैं बैरूनी ममालिक के हवाले से कि आप आए और यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ये आपके ईरानियन रेवोल्यूशन से पुरानी बात है। तब बर्तानिया की कंपनियां दौड़ती हुई आई थी और बर्तानिया की गवर्नमेंट ही आकर बैठ गई थी कि हम आपको निकाल कर देते हैं तेल वगैरह सब कुछ। फिर बर्तानिया की गवर्नमेंट ने पता है क्या किया था? तेल ईरानियों का निकाल रहे थे। पूरी दूसरी जंग अजीम में ईरानियों का तेल निकाल निकाल के सारी की सारी जंग लड़ी। उसके बाद ईरानियों को पता है क्या दे रहे थे? तुम लोग मेहनत मजदूरी करते रहो और हम आपका मिनरल वगैरह लेकर जा रहे हैं, अगर हम नहीं निकालेंगे तो आपके पास मशीनरी नहीं है। ये वाला ड्रामा करने लगे। तो सोवियत यूनियन आ गया। सोवियत यूनियन ने जब दूसरी डील ऑफर की तो अब जाकर ईरानियों ने कहा कि हम आपको तेल नहीं देते, बर्तानिया से लड़ पड़े। फिर बर्तानिया परेशान हो गया। फिर बर्तानिया यहाँ पर कुछ और दखलंदाजी करना चाहता था क्योंकि बर्तानिया बड़ा भूखा नंगा मुल्क है, वो मतलब गरीब लोग हैं। जहाँ पर कोई ऐसा मुल्क देख लिया जिसकी गवर्नमेंट मजबूत नहीं है और वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो वहाँ पर वो कब्जा कर लेते हैं और उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। सो ये ईरानियों के साथ भी यही कर रहे थे। ईरानियों ने इनको डंडा देकर यहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद अमेरिका ने देखा कि ये तो रशिया के पास जा रहे हैं। फिर अमेरिका कूद पड़ा और अमेरिका ने कहा कि हम आपको देते हैं, अच्छी डील्स देते हैं। फिर ये सारा का सारा तेल वगैरह भी अमेरिकन के पास चला गया, ईरान का तेल। और बर्तानवी ये कहते थे कि हमें यहाँ से निकलवाने के पीछे अमेरिकन का हाथ है, अमेरिकन ये तेल वगैरह हमें देना ही नहीं चाहते थे। वरना बर्तानिया की इकोनॉमी को किसने फाइनेंस किया? आपके अफ्रीका के मिनरल रिसोर्सेज ने फाइनेंस किया, आपके इंडिया के रिसोर्सेज ने फाइनेंस किया, वरना बर्तानिया की क्या हैसियत है? और आज भी बर्तानिया के पास किस तरह की जीडीपी है? बर्तानिया की जितनी भी जीडीपी है वो ज्यादा से ज्यादा इस बात के ऊपर है कि रशियन बिजनेसमैन अपना सारा ब्लैक मनी लेकर बर्तानिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से आपके इंडियन बिजनेसमैन भी वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी, ये सारे के सारे लोग अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। अगर ये लोग वहां पर पैसा इन्वेस्ट ना करें तो इनकी क्या हैसियत बनने वाली है? तो इनकी प्रोडक्शन एक्चुअली में क्या है? ज्यादा से ज्यादा मेटल प्रोड्यूस करते हैं, थोड़ी बहुत फिशिंग वगैरह कर लेते हैं, और क्या प्रोडक्शन है इनकी? ना इनके पास एग्रीकल्चर है, अच्छे वाला एग्रीकल्चर नहीं है, ना इनके पास कोई और मिनरल रिसोर्सेज है। थोड़े बहुत थे वो भी है इनके मेटल के, वो भी 2050 तक खत्म हो जाएंगे। एक थोड़ी बहुत वर्किंग क्लास है जो कि टेक्निकल असिस्टेंस पूरी दुनिया के अंदर ऑफर करती है। बाकी क्या है बर्तानिया के अंदर? ये तो सारे के सारे दुनिया के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते हैं, बाकी इनके पास है क्या? सो हमें भी ये सोचना होगा कि हमारी एलीट को कैसे डाइवर्ट किया जाए कि दुनिया के अंदर पैसे ना फेंकें बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही इन्वेस्ट करें। हमारी एलीट ने जब पाकिस्तान के अंदर 10 साल इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ना, हम बहुत ज्यादा चीजें बनाना शुरू कर देंगे। ये जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है ये बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर जाएगा, हम बहुत सी चीजें बना लेंगे। लेकिन मसला ये कि हमारी एलीट को कोई डंडा तो दे जो ये जाकर यहाँ पर इन्वेस्ट करे। ये सारा का सारा पैसा बाहर लेकर जाते हैं। ये वो बुनियादी मसला है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर पा रही, हम ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं बन पा रहे। ये वो बुनियादी मसले हैं जो हमने ठीक करने आने वाले दिनों में। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।